क्लास 10 लेक्चर नंबर फर्स्ट। सब्जेक्ट है फिजिक्स। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश। साथ ही में उसके दो फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे, परावर्तन और अपवर्तन की घटना के बारे में। प्रकाश क्या है, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं प्रकाश से। आइए जानते हैं प्रकाश होता क्या। लो भाई साहब क्या कर रहे हो? लो इनका कह रहा है कि प्रकाश हमारे चाचा है। अरे गधा, अभी आ रहे हो क्या क्लास में? टाइम से आया करो। हम लोग उस प्रकाश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी मदद से हमें किसी वस्तु को देखने की सहानुभूति प्राप्त होती है। अच्छा, आप लोग कभी अंधेरे कमरे में गए हैं? रात को अंधेरे कमरे में आप जब जाते हैं तो जब उस अंधेरे कमरे में कोई भी लाइट नहीं होती है, कोई भी लाइट नहीं जल रही होती है, तो आप लोग देखे होंगे उसमें कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। जैसे ही आप एक मोमबत्ती जलाते हैं, देखिए कमरे में जैसे ही आप एक मोमबत्ती जलाएंगे, मोमबत्ती से क्या होगी? कुछ प्रकाश उत्सर्जित होगा जी। और ये प्रकाश की उत्सर्जित होने से, इस प्रकाश उत्सर्जित होने से कमरे की कुछ वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। इससे ना लाकर एक और अच्छा कोई एलईडी बल्ब लाकर जलाओ। एलईडी बल्ब लाकर जलाओगे तो उसमें क्या होगा? प्रकाश की वस्तु और अच्छी से दिखाई देने लगेगी। जैसे ही आप एलईडी बल्ब जलाएंगे, प्रकाश के कारण उस कमरे की सभी वस्तुएं बहुत अच्छे से दिखाई देने लगती है। आखिर में आप इसमें ऑब्जर्व करिए, इसमें प्रेक्षण करिए कि आखिर में उस कमरे में हो क्या रहा है। लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे प्रकाश की मात्रा बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे वस्तु हमें और अच्छी से दिखाई देना शुरू हो जा रही है, अच्छे से और दिखाई देने लग रही है। आखिर में प्रकाश कर क्या रहा है? यहीं से देखिए, यहीं से डिफिनीशन बनेगा। तो प्रकाश कर क्या रहा है? तो हमें किसी वस्तु को देखने के लिए सहानुभूति दे रहा है, हमें किसी वस्तु को देखने में वो प्रकाश मदद कर रहा है। तो इसी से हम लोग परिभाषा इसका बना देंगे कि प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। प्रकाश है तो हमारी आंखें किसी वस्तु को देख सकती है, यदि प्रकाश नहीं है तो हमारी आंखें किसी वस्तु को नहीं देख सकती है। आँख ही सही रहे और प्रकाश ही ना रहे तो हम किसी भी वस्तु को देखने की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। बताइए। तो चलिए आगे हम लोग कुछ प्रकाश के कुछ गुण के बारे में चर्चा करते हैं। प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए प्रकाश के गुण है क्या? तो प्रकाश, देखिए प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में करती है। आप देखेंगे जब रात को अंधेरे में आप टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च से जो भी किरणें निकलती है बिल्कुल सीधी रेखा में निकलती है। ऐसा नहीं ना कि आप टॉर्च जलाया, ये पतली वाली पकड़ कर उस रास्ते से निकल गया, ऐसा तो नहीं होता है। आप टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च से जितनी भी किरण निकलती है बिल्कुल लीनियर सीधी रेखा में गमन करती है। तो कोई भी प्रकाश की किरण हो, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। अच्छा, दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है कि प्रकाश को गमन करने के लिए, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन होता है, क्या प्रकाश कोई माध्यम रहेगा तभी गमन कर सकता है कि माध्यम नहीं रहे तब भी गमन कर सकता है? तो देखिए यहाँ पर हम आपको समझाना चाहेंगे कि ये जैसे सूर्य है, सूर्य हम लोग से अरबों खरबों किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, और सूर्य से बहुत सारी किरणें क्या हो रही है? पृथ्वी पर आ रही है। तो ये कई माध्यमों से होकर पृथ्वी पर आ रही है। ये हमारी पृथ्वी हो गई। तो जो सूर्य की किरणें आ रही है, ऊपर अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में वहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है, अंतरिक्ष पूरा निर्वात है, वैक्यूम है जी। फिर भी उस निर्वात में प्रकाश गुजर कर पृथ्वी पर आ रही है।
पृथ्वी पर आ रही है तो यहाँ हम लोगों का वायुमंडल है पृथ्वी का, जिसमें ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन, बहुत सारे गैसें, हवाएं हैं, कण है। इसमें भी प्रकाश आसानी से क्या कर रही है, गमन कर रही है। तो आप देख रहे हैं अंतरिक्ष में भी प्रकाश गमन कर गया, वहाँ पर कोई भी कण नहीं था, फिर भी प्रकाश अंतरिक्ष से होते हुए क्या हुई, पृथ्वी पर आई। तो इस सब कह सकते हैं कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन दिमाग में हो रहा है कि सर ये नहीं बताया कि हम लोग प्रकाश से वस्तुओं को तो देखते हैं, लेकिन वस्तु को देखने की घटना कैसे होती है। थोड़ा 2 मिनट समय लेंगे आपका, हम समझा दे रहे हैं इसको बिल्कुल क्लियर। देखिए, जैसे मान कर चलिए यहाँ पर आपका कोई वस्तु, कोई मेज या कोई भी टेबल कुर्सी कुछ रखा गया है। ओके, यहाँ पर कोई टेबल या कुर्सी रखा गया है और ये पूरा चीज़ एक कमरे में फिक्स है। ठीक, ये कोई कमरा है और इस कमरे में ये सारी वस्तुएं रखी गई है। जैसे इस कमरे में हम कोई मोमबत्ती या कोई टॉर्च जलाएंगे, ठीक है, यहाँ पर मान लिया हमने इस कमरे में एक मोमबत्ती जलाया। मोमबत्ती जलाने से होगा क्या, इस मोमबत्ती से प्रकाश की किरणें निकलकर इस बेंच, इस कुर्सी, इस टेबल, जो भी वस्तु, उस वस्तु पर जाकर किरणें पड़ेंगी। और यहाँ मान लीजिए कोई मनुष्य हो और यहाँ पर मान लीजिए खड़ा है और यहाँ से इस उसका ये आँख है जी, जैसे भी बना रहे हैं देख लो, ये आँख है और ये मान लीजिए कोई चिंटू आदमी है, उसी का आँख है। चलो ठीक है, जो भी हो, तुम्हें मुझसे कोई होगा, ये बुरा मत मान जाना भाई, ऐसे मजाक में कह रहे हैं। देखिए, अब मान कर चलिए एक किरणें मोमबत्ती से क्या हुई, किरणें उत्सर्जित हुई, प्रकाश की उत्सर्जित होकर और इस वस्तु पर पड़ी, और इस वस्तु पर पड़ने के बाद ये किरणें क्या टकरा कर और इस मनुष्य की आंखों पर क्या होगी, किरणें आकर पड़ेगी। तब क्या होगा, तब हम लोगों की आंखों में जो हमारा सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो होता है आपका कर्निया, उसके बाद सर आता है आपका प्यूपिल आइरिस। प्यूपिल आइरिस होते हुए प्रकाश सीधे हमारे आँख के लेंस पे प्रवेश करता है और लेंस से होते हुए जाकर वो पड़ता है रेटिना पर। रेटिना हमारा आँख का वो हिस्सा होता है जहाँ पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन रेटिना पर बना प्रतिबिंब उल्टा बनता है और मस्तिष्क उससे सिग्नल ले जाकर प्रतिबिंब को सीधा करके देता है। ये मस्तिष्क सिग्नल देता है तो उसको सीधा कर देता है और इस तरह से हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति, देखने की घटना होती है। तो याद रखेंगे, हमें कोई भी वस्तु तभी दिखाई देगी जब उस वस्तु से क्या हो, रिफ्लेक्टेड रे आ रही हो, यानी परावर्तित किरणें आ रही हो। मतलब किसी टकरा कर जो आने वाली किरणें, उसी को बोलेंगे परावर्तित किरणें। हमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, चलिए ये कोई वस्तु है, हमें इस वस्तु को देखना हो तो क्या, इससे जो भी किरणें जा रही होंगी इस पर, इससे टकरा कर वापस लौटने वाली किरणें जो है, ये किरणें हमारी आंखों पर पड़ेंगी, तभी वो हमें वस्तु दिखाई देंगी। आज चलिए आप देखिए, आप हमें देख पा रहे हैं, आप हमें कैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे एलईडी बल्ब जल रहे हैं, यहाँ एलईडी बल्ब से किरणें आ रही है, हमारे शरीर पर पड़ रही है, हमारे शरीर से टकराने के बाद, और ये किरणें हम कैमरे से शूटिंग कर रहे हैं तो उस पर जाकर पड़ रही है, उसमें उसका प्रतिबिंब बन रहा है। और इसी तरह घटना आप भी देख रहे होंगे अपने मोबाइल फ़ोन में, मेरे को ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें भी क्या होगा, आपको कैसे दिखाई दे रहा है, मोबाइल से स्क्रीन से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, ठीक, और वो आपके आंखों में जाकर पड़ रहा है तो प्रतिबिंब बन रहा है। या आपको जो भी कमरे के वहाँ पर वस्तु दिखाई दे रही है वो कैसे दिखाई दे रही है, कोई भी कहीं से प्रकाश की किरण आ रही है और उस वस्तु से टकरा कर आपकी आंखों को पड़ रही है, तब जाकर आपके रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है जी। ओके, तो याद रखेंगे, हमें किसी वस्तु को देखने के लिए डायरेक्ट प्रकाश नहीं चाहिए। अच्छा, आपने कभी देखा है, ऐसा नहीं ना, हम लोग अंधेरे में कभी लाइट कट जाती है तो किसी को कहते हैं भाई थोड़ा टर्च दिखाना इधर साइड में, कि मेरा ये गुम हो गया, चप्पल गुम हो गया है, किसी ने चुरा लिया। तो हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च जलाते हैं तो उसके चेहरे पर ले जाकर टॉर्च जलाते हैं कि वस्तु की ओर से टॉर्च दिखाते हैं, जिधर वस्तु रहती है, जो वस्तु को हमें देखना रहता है उसकी तरफ टॉर्च का हम क्या करते हैं, फ्लैश करते हैं, उधर टॉर्च हम लोग बारते हैं जी। ऐसा नहीं ना कि हाँ भाई तुमको देखना, लो ऐसे अखिया पर जाकर नहीं ना बारते हैं, ऐसा नहीं करते, हम लोग वस्तु की ओर टॉर्च को जलाते हैं। चलिए आप समझ गए होंगे ये देखने की घटना कैसे होती है। तो ये आँख वाला जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसमें बिल्कुल डिटेल्स हम समझा देंगे एक एक कारण को, ठीक है। अभी के लिए इतना ही याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट, प्रकाश की चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल, देखिए प्रकाश की चाल यदि हम
प्रकाश की चाल को डिनोट करते हैं सी से, और सी ए या सी ईयर या सी नॉट प्रदर्शित करता है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात हो या हवा हो, तो सी एयर यानी ऐसे हम लिख दे रहे हैं प्रकाश की चाल हवा में, हवा या निर्वात में। देखिए तो प्रकाश की चाल हवा या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसको हम चाहे तो विस्तारित रूप से या करके ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणे और इस पर 8 0 3 4 5 6 7 और ये 8 इतना मीटर पर सेकेंड। इसको चाहे तो हम किलोमीटर में बदल सकते हैं। किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 0 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। कितने, ये 3 0 गायब हो जाएंगे चूँकि किलोमीटर पर सेकेंड में आएगा। तो कितने जीरो बचेंगे, 1 2 3 4 5, ये 2 3 4 5, ये आ गया आपका मान किलोमीटर पर सेकेंड। तो हवा या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जी। ये समझ रहे हैं ना जी। हवा में जो हवा हो या निर्वात हो, लगभग हवा और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है लगभग बराबर होता है, इसलिए हम इसको एक दूसरे के बराबर कहते हैं। तो हवा हो या निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या आप दूसरे तरह से बोल सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है जी कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे की ओर हम बात करते हैं। देखिए एक कोई नहीं ऐसी बात नहीं जी, नो। देखिए आप लोग जानते होंगे अरबों खरबों किलोमीटर दूर है क्या जी, सूर्य। वहाँ से प्रकाश की किरण आती है पृथ्वी पर, तो 8 मिनट 22 सेकेंड लगता है। इसकी मदद से आप, इसकी सहायता से आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रकाश कितनी तेज़ से, कितनी हाई वेलोसिटी से ये गति कर चल रहा है जी। चलिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सी एयर कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा दिमाग में क्वेश्चन है सर पानी में बता दीजिए ना कितना होता है प्रकाश की चाल। तो पानी CW यानी सी से प्रकाश की चाल, W से वाटर। तो वाटर में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरा पॉइंट लिख दें, जो ग्लास में यानी कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना नोट करिए। नेक्स्ट प्रकाश के गुण में अगला पॉइंट है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। चलिए आप लोग मुझसे कोई बता सकता है जी प्रकाश किस तरह से एक ऊर्जा का रूप है, बताइए। देखिए सबसे अच्छा आप लोगों ने अपने घर में ये देखे होंगे, लगभग सभी लोग के घर, गांव में, घर में लगभग होगा, जरूर होगा। ये सोलर पैनल जानते होंगे, सोलर पैनल। सोलर जो पैनल होता है ये करता क्या है, तो देखिए सूर्य से जितनी भी प्रकाश की किरणें आती है, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को, ऊष्मा को, ये उस प्रकाश ऊर्जा को ये क्या कर देता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। देख रहे हैं जी। इससे हमें निष्कर्ष निकलता है कि प्रकाश क्या एक ऊर्जा का रूप है। हम लोग सोलर पैनल के मदद से बल्ब जलाते हैं, टॉर्च जलाते हैं, पंखा चला लेते हैं जी। तो ये आखिर में जलता है, वो सारी चीज़ें जलती कैसे, वो एनर्जी आती कहाँ से, ऊर्जा आती कहाँ से, तो वो ऊर्जा आती है प्रकाश से। तो इससे साबित होता है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। देखिए ये पहले भी आप जानते हैं कि ऊर्जा का न तो निर्माण कर सकते हैं और न ही ऊर्जा का विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा क्या है, संरक्षण है। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसका निर्माण और विनाश संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या होती है सोलर पैनल की मदद से हम लोग
प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और इसकी मदद से हम लोग टॉर्च, एलईडी लाइट, बल्ब, पंखा, फैन इत्यादि हम लोग चलाते हैं जी। ये देखेंगे इंडिया में बहुत सारे ऐसे जो क्या बोलते हैं रेलवे स्टेशन होंगे, वहाँ पर जाएंगे बहुत सारे सोलर पैनल लगे होंगे, उसकी मदद से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और उसका हम लोग प्रयोग करते हैं जी। चलिए अगला पॉइंट है इसमें कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ये शायद आपको विद्युत चुंबकीय तरंग जो शब्द है ये नहीं समझ में आ रहा होगा। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तरंग का अर्थ आप थोड़ा सा जानते होंगे, कंपन। आप शायद 9th क्लास का जो फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें तरंग के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से जो कंपन होता है, वैसे तरंग को मैसेज समय आप देखिए, आप दो लोग डोरी पकड़ लीजिए, एक छोर पर और दूसरा आदमी उस छोर पर। यदि इस छोर के आदमी यदि डोरी को एक बार ऐसे उछालेगा तो उसमें इस तरह के लहरें निकलेंगी। नहीं तो आपने देखा होगा पोखरे या तालाब या नदी में जो पानी होता है, पानी में पत्थर फेंकने पर कुछ लहरें निकलती है। लहरें उछलते हुए देखेंगे आपने। उसमें क्या होता है, उसमें एक कण दूसरे कणों के बीच इर्द गिर्द में क्या होता है, कंपन होता है। उसी को हम लोग तरंग कहते हैं। उसी तरह तरंग होता है। तब प्रकाश जो होता है उसी तरंग के भांति एक जगह से दूसरे जगह वो गमन करता है। प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में गमन करता है और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। ये बहुत सारे अगले हम देखिए, हम लोग 11-12 क्लास में इसको डिटेल में पढ़ना होता है विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। कोई नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें इसकी चर्चा हम करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग की। अभी हम ये चर्चा करेंगे तो ये हो सकता है कि आपके ये चैप्टर से थोड़ा हटकर अलग टॉपिक हो जाएगा। तो इतना अभी तक याद करके चलेंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। और ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है कि प्रकाश होती है विद्युत तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, केवल चुंबकीय तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किरण, रे, RAY, रे, किरण। किरण क्या है? देखिए, प्रकाश के गमन पथ की दिशा का हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। जैसे आपका ये क्या जी, सूर्य है। ये सूर्य है। सूर्य से बहुत सारे किरणें क्या हो रही है, आ रही है। सूर्य से आने वाली किरणों की जो दिशा होगी, जो सूर्य से आने वाली किरणों के गमन पथ की जो दिशा होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। यानी एक शब्द हम लोग कह सकते हैं, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहा जाता है। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या बोलेंगे, किरण कहते हैं। इसको दर्शाएंगे कैसे, तो इसमें देख रहे हैं बहुत सारे किरणें इस तरह से आ रही है। तो ये प्रकाश के गमन पथ की जो दिशा है ये क्या कहलाएगी, किरण कहलाएगी। इसमें एक किरण को हम लोग ऐसे दर्शाएंगे। बहुत सारे किरणें एक ही दिशा में ऐसे आ रही हो कि सभी किरणों के समूह को हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज। किरण किसको बोलते हैं, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। चलिए इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का प्रकाश पुंज की बीम ऑफ लाइट क्या होता है। तो किरणों के समूह को हम लोग कहते हैं बीम ऑफ लाइट। एक शब्द में यहाँ पर लिख सकते हैं, किरणों के समूह को बीम ऑफ लाइट कहा जाता है।
किरणों के जो समूह, देखिए एक किरण थी, एक रे थी, एक प्रकाश की किरण थी, उसको हमने कह दिया किरण है। और इस तरह से बहुत सारी किरणें क्या हो, एक समूह में हो, ये बहुत सारे प्रकाश की किरण एक समूह में आ रही है, तो ये किरणों का जो समूह कहलाए होगा वही कहलाएगा प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट। किरणों का समूह क्या कहलाएगा, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश पुंज। अब ये प्रकाश पुंज समान रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज। तो समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो जिस प्रकाश पुंज में सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। डिफिनीशन आप चाहे तो लिख सकते हैं, डिफिनीशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जी, समझने पर ज़्यादा आप लोग ध्यान देंगे। क्या हमने इसको बोला कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, तो जिस प्रकाश पुंज में बहुत सारी किरणें क्या हो, एक बिंदु पर आकर मिल रही हो, या दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं किरणों का ऐसा समूह जिसमें विभिन्न दिशाओं से किरणें आकर एक बिंदु पर क्या हो रही हो, मिल रही हो, तो ये जो किरणों का समूह कहलाएगा वो कहलाएगा अभिसारी प्रकाश पुंज। डिफिनीशन एक बार फिर सुनेंगे, समांतर प्रकाश पुंज किसे कहेंगे, तो किरणों का ऐसा समूह जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहेंगे, तो जब किसी प्रकाश पुंज में विभिन्न दिशाओं से किरणें आकर एक बिंदु पर क्या रही हो, मिल रही हो, अभिसरित हो रही हो, तो इस किरणों के समूह को हम लोग बोलेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। चलिए नोट करिए, देखिए प्रकाश पुंज का तीसरा प्रकार है अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज क्या होती है, तो जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत हो यानी फैलती हो, एक बिंदु से फैल रही हो, तो इस तरह के प्रकाश पुंज को हम लोग बोलेंगे अपसारी प्रकाश पुंज। इनका हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारी लाइटें एक दूसरे के पैरेलल लगी है, एक दूसरे के समानांतर है, और इन लाइटों से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं। इन लाइटों से जो निकलने वाली ये किरणें हैं ये सभी एक दूसरे के समानांतर है, तो इन किरणों का समूह क्या कहलाएगा, समानांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज, या प्रकाश पुंज को वर्णमाला भी कहा जाता है जी। तो ये निकलने वाली किरणें सभी एक दूसरे के समानांतर है, तो इसको इन किरणों के समूह को बोलेंगे समानांतर प्रकाश पुंज या किरण पुंज। यदि ऐसा हो, आप टॉर्च देखे होंगे, देखिए टॉर्च आपने देखा होगा जी, टॉर्च आपने देखा होगा, टॉर्च के आगे कुछ यहाँ पर बल्ब लगा होता है और यहाँ से टॉर्च जलते हैं तो बहुत सारा प्रकाश उत्सर्जित होता है जी। देखिए जब ये आगे का हेड इसका लगा रहता है तो सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर सीधी रेखा में निकलती है, ओके। जब यही हेड इसका आगे का खोल दीजिएगा तो ये जो किरणें हैं ये ऐसे देखेंगे, एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैलती हुई नजर आएंगे जी। तो ये जो किरणों का समूह है यह कहलाएगा अपसारी प्रकाश पुंज। ये बल्ब पॉइंट हो गया है जिस पॉइंट से किरणें विभिन्न दिशाओं में क्या हो रही है, फैल रही है। ये किरणें विभिन्न दिशाओं में क्या हो रही है, फैल रही है, तो अपसारी प्रकाश पुंज ये कहलाएगा। यानी सिंपल है, यदि बहुत सारे टॉर्च एक दूसरे के समानांतर में रखी हो और टॉर्च को एक दिशा में करके जलाया जाएगा तो उससे निकलने वाली सभी किरणों का समूह कहलाएगा समानांतर प्रकाश पुंज। यदि इस टॉर्च का हेड, आगे का हेड खोल दिया जाए तो यहाँ से जब किरणें निकलेंगी तो जो किरणों का निकलने वाला जो समूह होगा वो अपसारी प्रकाश पुंज जैसा व्यवहार करेगा जी। अच्छा, डीजे लाइट देखे होंगे, ये तो सबको पता होगा भाई साहब। डीजे लाइट में तो किसने ढुमका लगाया है, कमेंट करिए भाई। चलिए, बहुत सारे डीजे लाइट होती है, डीजे लाइट एक पॉइंट पर किया गया होता है जी। बहुत सारे डीजे लाइट लगी रहती है और सभी किरणें एक पॉइंट पर आती है। तो ये देख रहे हैं विभिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरणें आकर एक बिंदु पर क्या हो रही है,
अभिसरित हो रही है। तो ये सब जो किरणों का समूह होगा ये कहलाएगा अभिसारी प्रकाश पुंज, जिसको कन्वर्जेंट बोलते हैं, और इसको डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। चलिए हम कुछ प्रकाश, कौन वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करती है, कौन सी वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, इसके आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आत्मदीप्त पदार्थ और दूसरा होता है अदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ उन पदार्थों को कहा जाता है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। कोई आपके घर में दीपक जलते हुए देखे होंगे, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। लालटेन देखे होंगे, सूर्य स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रहे हैं। तारे, जो तारे आपको दिखते हैं आसमान में, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ये सब क्या है? आत्मदीप्त पदार्थ हैं। दीपक दीपक देखेंगे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो इनको आत्मदीप्त पदार्थ कहेंगे। याद रखेंगे एक नोट पॉइंट है यहाँ पर कि बहुत लड़के ये कहते हैं कि सर चंद्रमा क्या आत्मदीप्त होगा कि अदीप्त होगा। बहुत लड़के सब टिक लगा देते हैं कि चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है अतः ये आत्मदीप्त पदार्थ है। तो ये गलत है जी। चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। चंद्रमा करता क्या है, तो सूर्य से जितने भी प्रकाश की किरणें आती है चंद्रमा पर पड़ती है, और सूर्य की किरणें जैसे चंद्रमा पड़ती है तो चंद्रमा उन किरणों को, कुछ किरणों को अवशोषित करता है, कुछ किरणों को डायरेक्ट परावर्तित कर देता है। अवशोषित कर वो खुद सूर्य की किरणों को अवशोषित कर वो चमकने लगता है। चमकने के बाद वो प्रकाश को क्या करता है? परावर्तित करता है। तो चंद्रमा खुद स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वो सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। तो चंद्रमा याद रखेंगे आत्मदीप्त पदार्थ नहीं होता है, चंद्रमा अदीप्त पदार्थ होता है। अच्छा सर, अदीप्त पदार्थ किसे कहेंगे? तो अदीप्त वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। अदीप्त पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। जैसे पत्थर, कुर्सी, बुक, टेबल, चंद्रमा, पृथ्वी, ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ये अपने घर में कुर्सी, टेबल, बेंच, बुक इत्यादि, कलम, पेन, ईंट, दीवार सब देखे होंगे, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ये सभी वस्तुएं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाती हैं। चलिए इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए। नेक्स्ट टॉपिक, चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या होते हैं? देखिए, तो प्रकाशीय माध्यम वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आँखों तक पहुंचता है, उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं जी। जैसे हम आपको समझा सकते हैं कि जैसे सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही है तो अंतरिक्ष से होते हुए इधर वायुमंडल से होते हुए पृथ्वी पर आ रही है, यानी हम लोगों के पास आ रही है। तो सूर्य से आने वाली किरणें कई माध्यमों को चेंज करते हुए आ रही है। और एक बात याद रखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका चाल, वेग, तरंगदैर्घ्य हर एक चीज़ बदल जाता है, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ये आवृत्ति क्या होती है? तो आवृत्ति को हम लोग ऐसे कह सकते हैं, एक सेकंड में कंपनों की संख्या, जो तरंगदैर्घ्य होता है ना, माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाशित करता है तो उसका चाल बदल जाता है। आवृत्ति कभी नहीं बदलती, बाकी हर एक चीज़ उसका बदल जाता है। चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए, वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशीय माध्यम कहा जाता है। जैसे हवा, कांच, ताप, पानी, ये सब क्या है? प्रकाशीय माध्यम होते हैं। सर ये ताप नहीं समझ में, ताप कैसे प्रकाशीय माध्यम? आप गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं देखे होंगे, उसमें क्या अंतर रहता है? केवल ताप का तो अंतर रहता है। हाँ, तो इस तरह से हम देख सकते हैं ताप भी आपका क्या, एक प्रकाशीय माध्यम का कार्य करता है। देखिए, इसके आधार पर हम लोग प्रकाशीय माध्यम को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला प्रकाशीय माध्यम होता है समांगी माध्यम और दूसरा होता है विषमांगी माध्यम। समांगी माध्यम वो माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट क्या हो, समान होता है, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे जल, कांच, ये जो भी होते हैं, जल हो गया, कांच हो गया, इनका ये जो माध्यम है, जल में देखेंगे प्रकाश की किरणें, प्रकाश गुजर जाता है। कांच देखेंगे, प्रकाश की किरणें कांच को आर पार कर जाती है, यानी इन माध्यमों से प्रकाश आसानी से आर पार कर सकता है।
तो इनको कैसे बोलेंगे, समांगी माध्यम कैसे होंगी। तो ये जो कांच है, जो जल है, उसके एक भाग का, छोटे छोटे से भाग का जो बनावट होगा, गुण और बनावट होगा, वैसा ही भाग पूरे उसके क्रिस्टल का, पूरे उसके जो भी रहेगा, कांच रहेगा, पानी रहेगा, पूरे भाग का जो उसका बनावट होगा बिल्कुल एक समान होगा, उसका गुण भी बिल्कुल एक समान होगा, जिससे जिससे उसमें के सबसे छोटे पार्टिकल का जो गुण था। तो समांगी माध्यम वो माध्यम होगा जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट क्या हो, समान हो। विषमांगी माध्यम किसे कहते हैं, तो विषमांगी माध्यम वैसा माध्यम होता है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है। जैसे हम लोग वायुमंडल में देखिए, हम अभी वो इस जिस वायुमंडल में रह रहे हैं, यहाँ पर गर्म हवाएं भी होती है, ठंडी हवाएं भी होती है। तो ये जो हवाओं का मिश्रण है ये समान रूप से नहीं है, कहीं पर गर्म हवाएं ज़्यादा है तो कहीं पर ठंडी हवाएं कम है, कहीं हवाएं बहुत अधिक गर्म है तो कहीं हवाएं नहीं है, कहीं वैक्यूम, कहीं कहीं खाली है जी। देखे होंगे ना, जब वैक्यूम बनता है, जब हवाएं गर्म होती है तो वहाँ पर वहाँ का निचला माध्यम खाली रहता है, तो वहाँ पर चक्रवात टाइप का उत्पन्न हो जाता है, जिसे गाँव में लोग बेरेड़ा ऐसे ही नाम देते हैं जो भी हो। तो सुनिए, तो विषमांगी माध्यम क्या है, वह माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान नहीं होता। जैसे विभिन्न हवाओं का मिश्रण जो होता है उसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, उससे हम विषमांगी माध्यम कहते हैं। देखिए, अगला हम लोग कुछ पदार्थों के फिर हम बारे में पढ़ना है कि प्रकाश किन किन माध्यमों से पार कर सकता है, किन किन माध्यमों को आर पार कर सकता है। यानी प्रकाश को गमन करने की प्रकृति के आधार पर हम लोग पदार्थों को 3 वर्गों में बांटे हैं। पहला होता है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा है पारभासी पदार्थ और तीसरा है अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश की किरणें आसानी से उसको क्या कर सकती है, पार कर सकती हो। यानी वैसे पदार्थ जिनको प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार कर सकती है उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस। देखिए, पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच, कांच में प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो सकती है, उसका अधिकांश भाग क्या होता है, आर पार हो जाता है जी। पानी हो गया, हवा हो गया, इस सब में क्या होता है, प्रकाश की किरणें आसानी से उसको आर पार कर सकती है। दूसरा है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश की किरणें थोड़ी सी मात्रा में क्या होती है, आर पार हो पाती है। यानी प्रकाश की कुछ ही किरणें आर पार हो पाती है और किरणें उसको पार नहीं कर पाती उस पदार्थ को, तो उस तरह के पदार्थ को बोलेंगे पारभासी पदार्थ। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच देखेंगे, ऐसे आपके घर में कांच वो होगा तो उसको थोड़ा घिस देंगे ना, तो अब उसमें टॉर्च का फ्लैश मारेंगे ना, तो पूर्ण रूप से टॉर्च की किरणें उस कांच को पार नहीं कर पाएंगी, बहुत सारी किरणें टकरा कर वापस ही लौट जाएंगी। तो प्रकाश की कुछ ही किरणें पार हो रही हैं, तो इसलिए उस घिसे हुए कांच को हम लोग ट्रांसपेरेंट पारदर्शी पदार्थ न बोलकर पारभासी पदार्थ कहेंगे। ठीक उसी तरह तेल से भीगा हुआ कागज़, कागज़ देखोगे, देखिए एक यदि आपके पास पेपर हो जो कॉपी पढ़ना है, उसमें एक टच का फ्लैश करें तो कुछ किरणें उसको पार कर जाएंगी, वह भी आपका व्यवहार करेगा किसके जैसे, पारभासी पदार्थ के जैसे। या उसी को आप तेल में भिगो दीजिए तो उससे और थोड़ी सी और ज़्यादा मात्रा में किरणें क्या होंगी, पार कर पाएंगे, लेकिन पूर्ण रूप से किरणें उस कागज़ को, भीगे हुए कागज़ को पार नहीं कर पाती है, कुछ ही किरणें आर पार हो पाती है, तो उसे पदार्थ को बोलेंगे पारभासी पदार्थ। तीसरा है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती है, बहुत सारे किरणें जाएंगी, जैसे लकड़ी हो गया, जैसे हम लोगों का ह्यूमन बॉडी है, ये भी हमारा अपारदर्शी पदार्थ का कार्य करता है। लेकिन किन किरणों के लिए, जो विजिबल लाइट होते हैं, दृश्य प्रकाश होते हैं, उन दृश्य प्रकाश जब हमारे शरीर पर पड़ता है तो हमारे शरीर को आर पार नहीं कर पाता है। तो देखिए, लकड़ी हो गया, जैसे कोई लकड़ी के गुटका, और यहाँ से हम लोग जैसे लाइट आएगा तो इसको ये क्या होगा, पार नहीं कर पाएगा। तो जिन पदार्थ को प्रकाश की किरणें आर पार नहीं कर पाती है उससे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट टॉपिक और आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं शैडो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शैडो। शैडो यानी छाया। छाया क्या है, आप सभी ने छाया तो बनते हुए देखेंगे। आप अभी जिस कमरे में वीडियो देख रहे होंगे, यदि लाइट हो तो उस लाइट के सामने आप अपने हाथ कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो इस साइड में क्या बने, एक छाया
बन अंधकार में आकृति बन रही होगी, अंधकार में क्षेत्र बन रहा होगा जिसे हम लोग छाया कहते हैं। तो छाया बनते कैसे, आइए चर्चा करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई टॉर्च है जी, ओके, यहाँ पर मान लीजिए कोई टॉर्च है और यहाँ से बहुत सारे किरणें क्या हो रही, उत्सर्जित हो रही है। देखिए इस प्रकाश, देखिए प्रकाश के गमन पथ है, जब इस प्रकाश के बहुत सारे किरणें आ रही है तो प्रकाश के गमन पथ में जब हम कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं, क्या रख देते हैं, जब हम कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं तो ये किरणें इस पर जैसे इस वस्तु को पड़ती हैं तो इस वस्तु को पार नहीं कर पाती है। फिर सुनेंगे जी, जब हम प्रकाश के पथ पर, गमन पथ पर कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं या प्रकाश के गमन पथ में हम कोई अपारदर्शी वस्तु रखते हैं तो प्रकाश की किरणें आती है तो प्रकाश की किरणें इस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधकारमय क्षेत्र बनता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। डिफिनीशन आप इसी को देखिए, फिगर को देख कर डिफिनीशन बोल देना है जी। कि डिफिनीशन कैसे बोलेंगे कि जब प्रकाश के गमन पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है तो वो प्रकाश की किरणें उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाती है, जिससे उस वस्तु के पीछे एक अंधकारमय क्षेत्र बनता है जिसे हम लोग छाया कहते हैं। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब चैप्टर आप पढ़ेंगे, अब परावर्तन की घटना पढ़ेंगे तो 100% आपको समझ में आएगा। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट थे, इन चीज़ों को हमें समझने के लिए ये आपसे जुड़े हुए थे प्रकाश से, इसलिए हमने आपको ये सारे चीज़ें थोड़े थोड़े बारे में बता दिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। चलिए आइए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रकाश का परावर्तन क्या है, क्या होता है, आइए समझते हैं। जैसे ये क्या, एक सूर्य है जी, सूर्य से देखिए भाई कोई टिंकू नहीं है, ये सूर्य है। सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही है और आने के बाद क्या होती है, किसी वस्तु की सतह पर, मान के चलिए किसी वस्तु की सतह पर पड़ रही है। यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया है, चलिए ये कोई वस्तु है और ये सभी किरणें आकर इस वस्तु की सतह पर क्या हो रही है, पड़ रही है। देखिए ये जो प्रकाश, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आ रही है, सभी किरणें आकर इस वस्तु की सतह पर पड़ रही है। तो जब प्रकाश, कोई भी प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो वहाँ पर 3 तरह की घटनाएं होती है। ये 3 तरह की घटनाएं हो भी सकती है और नहीं भी सकती है, वो डिपेंड करेगा वस्तु का सतह कैसा है। तो 3 तरह की घटनाएं कौन कौन होती है, ये जो प्रकाश की जब प्रकाश की किरणें समांगी माध्यम से चलकर किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है, या तो ये किरणें इस वस्तु से टकराकर वापस लौट जाएंगी या ये किरणें इस वस्तु को क्या कर जाएंगी, पार कर जाएंगी। तो मान के चलते इनमें से ये किरण, यहाँ पर मान के चलिए होल टाइप का कुछ था यहाँ पर, ये किरण इसको पार कर गई। तो ये जो किरण इसको पार कर गई, ये प्रकाश के परावर्तन की घटना को नहीं दर्शाएंगी। मान के चलिए ये जो किरणें आई, ये किरणें इसमें अंदर तक प्रवेश की और इसमें अवशोषित हो गई। पहले घटना थी कि कुछ किरणें इस वस्तु की क्या कर जाएंगी, पार कर जाएंगी। कुछ किरणें इस वस्तु द्वारा क्या कर ली गई, अवशोषित कर ली गई। और ये जो 2 किरणें आ रही हैं, ये जैसी वस्तु की सतह पर पड़ी और इस वस्तु की सतह से टकराकर जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में टकराकर क्या हुई, वापस लौट गई। तो ये जो दोनों किरणें जिस माध्यम से आई थी और इस यहाँ पर टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई,
तो इन किरणों को हम बोलेंगे कि ये जो दो किरणें हैं ये प्रकाश की परावर्तन की घटना को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पर हो रहा है प्रकाश का परावर्तन। ये जो आपके जो तीन किरणें हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, ये प्रकाश के परावर्तन की घटना को प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं। तो देखिए फिर सुनेंगे एक बार कि जब प्रकाश की किरणें समांगी माध्यम से चलकर किसी वस्तु की सतह पर पड़ता है तो वहाँ पर तीन तरह की घटनाएं होती है। या तो किरणें उस वस्तु को पार कर जाएंगी, या वे किरणें उस वस्तु द्वारा अवशोषित कर ली जाएंगी, या वे किरणें उस वस्तु से टकराकर पुनः पहले ही माध्यम में वापस लौट जाएंगी। तो पुनः पहले ही माध्यम में किरणों को वापस लौट जाने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर पहले ही माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि दर्पण, सभी लोग के घर में समतल दर्पण होगा। एक टॉर्च लेना है और टॉर्च को लेकर इस समतल दर्पण पर ऐसे फ्लैश करना है, इसे इस पर मारना है। जैसे ही टॉर्च मारेंगे तो बहुत सारी किरणें क्या होंगी, इस दर्पण पर आकर पड़ेंगी, दर्पण पर आपतित होंगी। सभी किरणें यहाँ से क्या होंगी, टकराने के बाद पुनः पहले ही माध्यम में वापस लौट जाएंगी। ये जो घटना हो रही है ये कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन। ये जो तीनों किरणें टकराकर पहले ही माध्यम में वापस लौट जा रही है तो ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। यहाँ पर ये तीनों किरणों के साथ क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का किसी सतह से टकराकर पहले ही माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये जो प्रकाश का परावर्तन हो रहा है ये परावर्तन दो तरह से होता है, एक नियमित रूप से होता है और एक अनियमित रूप से होता है। नियमित रूप से परावर्तन क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो हो रहा है ये नियमित रूप से परावर्तन हो रहा है। हाँ, एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं, दो होते हैं। तो उसी में हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। चलिए इसको समझने का प्रयास करेंगे। नियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की जो परावर्तन की जो घटना है वो किसी चिकनी, चमकीली या समतल सतह से हो रही हो तो उस प्रकाश की परावर्तन को हम लोग बोलेंगे नियमित परावर्तन। जब प्रकाश की परावर्तन की घटना चिकनी और चमकीली तथा समतल सतह से हो रही हो तो इस तरह के परावर्तन को हम लोग बोलेंगे नियमित परावर्तन। जब प्रकाश के परावर्तन की घटना उबड़ी खबड़ी सतह से हो रही हो तो इस तरह के परावर्तन को हम लोग बोलेंगे अनियमित परावर्तन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं बोलना है कि किरणें किधर से आ रही हैं और टकरा कर किधर जा रही है। यहाँ पर कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, किरणें किधर से आ रही है और किधर भी टकरा कर वापस लौट जा रही है। यहाँ पर किरणों का जो पैटर्न है, जो यहाँ पर आपको पैटर्न दिख रहा है किरणों का परावर्तन, जो पैटर्न है एक नियमित रूप से दिख रहा है। और यहाँ पर जो किरणों का पैटर्न है ये नियमित रूप से नहीं दिख रहा है। यहाँ पर जो प्रकाश के परावर्तन की घटना हो रही है ये रूखड़ी सतह बोल सकते हैं या उबड़ी खबड़ी सतह से ही हो रही है। और यहाँ पर जो प्रकाश के परावर्तन की घटना हो रही है वो किसी समतल सतह या चिकना और चमकीला सतह से हो रहा है। तो जब प्रकाश के परावर्तन की घटना चिकनी और चमकीली या समतल सतह से हो तो नियमित परावर्तन कहलाएगा, और वही प्रकाश के परावर्तन की घटना रूखड़ी सतह या उबड़ी खबड़ी सतह से हो तो वो प्रकाश के परावर्तन की घटना क्या कहलाएगा, अनियमित परावर्तन। क्या कहलाएगा, अनियमित परावर्तन। यहाँ पर नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है और यहाँ पर अनियमित रूप से हो रहा है। यहाँ पर कोई नियम ही नहीं दिख रहा है, किस तरह किरण आ रही है किधर भी लौट कर चली जा रही है। तो चलिए फिगर के साथ आप इसको नोट करेंगे। चलिए आइए समझते हैं समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, क्या घटनाएं होती है उसके साथ और कौन कौन सा नियमों का पालन होता है, इसमें हम लोग कुछ परावर्तन के नियम भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो समतल दर्पण तो जानते नहीं होंगे अभी, दर्पण तो हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन दर्पण का डेफिनेशन सुन लीजिए थोड़ा।
कि दर्पण क्या है। तो दर्पण जिसका वह चिकना और चमकीला सतह जिसका एक भाग क्या किया हो, कलई किया गया हो, वो क्या कहलाता है जी, दर्पण कहलाता है। जो प्रकाश का पूर्ण रूप से क्या करे, प्रकाश का परावर्तक हो, प्रकाश का परावर्तन करे, वो आपका दर्पण होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक प्लेन मिरर लिया गया है। ये इसका नीचे वाला जो भाग होता है, एक भाग, ये क्या किया गया था, पॉलिश किया गया था, कलई किया गया होता है। ठीक, और यहाँ पर दर्शाया जाए एक प्रकाश की किरण क्या हुई, इस समतल दर्पण की सतह पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। देखिए जो प्रकाश की किरणें आती है, यानी जिस वस्तु पर ये आ रही है, जिस वस्तु की सतह पर आती है, ये वस्तु का सतह क्या कहलाता है, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह यानी जहाँ पर परावर्तन की घटना है वही परावर्तक सतह है, ध्यान देंगे। देखिए तो ये आने वाली किरण है, तो आने वाले किरण को बोलेंगे आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। और ये प्रकाश की किरण इस वस्तु, ये वस्तु कौन सा है, समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण के जिस सतह पर ये पड़ी, ये ऊपर वाले सतह पर पड़ी है, तो ऊपर वाला सतह क्या कहलाएगा, परावर्तक सतह। अब इस परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे प्रकाश की किरण आपतित हुई है, वह बिंदु कहलाएगा आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। देखिए अब तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो किरणें, प्रकाश किरण जो आ रही है इस दर्पण को तो पार नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि इसका ये नीचे वाला जो भाग, ये वाला जो भाग, ये कलई किया गया है, ये पॉलिश किया गया है। यहाँ जैसे किरण आएगी, ये यहाँ पर पढ़ने के बाद ये पूर्ण रूप से परावर्तित होकर पहले ही माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो प्रकाश किरण यूं आई और यूं वापस चली गई। तो यूं आने की और यूं वापस लौट जाने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो ये जो किरण है वापस लौट जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। देखिए आने वाली, सिंपल याद रखेंगे जी, आने वाली किरण को आपतित किरण और टकरा कर वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और इसको शॉर्ट में याद कर सकते हैं कि आने वाली किरण आपतित किरण, वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण। ठीक, और ये जिस बिंदु पर ये किरण आपतित होती है वो क्या कहलाता है, आपतन बिंदु। जिस सतह पर ये किरणें आकर पड़ती है, जिस सतह पर प्रकाश के परिवर्तन की घटना होती है, वह सतह कहलाता है परावर्तक सतह। याद रखेंगे, यहाँ पर नोट पॉइंट लेके आइए। चांदी जो होता है वो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है। चांदी पर 95% किरणों का, उससे अधिक ही किरणों का क्या होता है, परावर्तन हो जाता है। मतलब जैसे इस चांदी का, यदि ये सिल्वर है, इस पर बहुत सारे किरणें पड़ रही, बहुत सारे किरणें पड़ रही हैं, तो इनमें से 99.9% जो किरणें होंगी वो टकरा कर क्या होंगी, वापस लौट जाएगी। इसमें एक भी किरणों का अवशोषण नहीं होगा, एक भी किरणें अवशोषित नहीं होंगी इस चांदी के सतह पर, एक भी किरण उसको पार नहीं करेंगी। जितनी किरणें आएंगी उतनी किरणें पूर्ण रूप से टकरा कर वापस लौट जाएंगी। तो इसलिए चांदी को सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है, माना नहीं जाता, होता है यह। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ बात करते हैं। आपतित किरण को हम दर्शा रहे हैं, ये ए और यहाँ पर बिंदु ओ। ये ओ एक क्या जी, आपतित किरण है। और यहाँ पर जो पॉइंट ओ मिल रहा है, जिसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, बिंदु ओ को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। और यहाँ से किरणें टकरा कर वापस लौट जा रही है, तो इसको हम दर्शा दे रहे हैं बी से। तो यहाँ ओ बी जो किरण जो दिख रही है वो कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। देखिए अब ये कितने डिग्री पर के कोण पर आई, कितने डिग्री के कोण पर वापस लौट गई, ये कुछ नहीं पता है। इसको मापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक 90 डिग्री पर एक लंब खींचेंगे इस दर्पण की आपतन बिंदु से। आपतन बिंदु पर क्या डालेंगे, एक लंब डालेंगे। ये जो लंब है ये 90 डिग्री पर लंब होता है जी। आपतन बिंदु पर ये क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। तो ओएन यहाँ पर जो दिख रही है क्या है, इसको बोलेंगे अभिलंब।
ओयन क्या कहलाएगा? अभिलंब। चलिए फिगर में एक बार ध्यान देंगे और इसको अच्छा से क्लियर, फिगर को पढ़ना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। फिजिक्स में जिसको फिगर समझ में आ गया वो रटना तो याद करना ही नहीं पड़ेगा, ऐसे याद हो जाएगा पूरा। तो देखिए सिंपल, आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा कर वापस लौट जाने वाली किरण परावर्तित किरण। ये किरण जिस बिंदु पर पड़ी वो आपतन बिंदु, जिस सतह पर पड़ी वो परावर्तक सतह कहलाएगा, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा जी? अभिलंब कहलाता है। यही से डिफिनीशन आप चाहे तो इसका एक एक पॉइंट करके लिख सकते हैं कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तक सतह क्या होता है, अभिलंब क्या होता है। ये चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये फिगर देखकर याद रखेंगे। देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो आने वाली जो किरण होती है उसको हम बोलेंगे आपतित किरण, तथा उस वस्तु के सतह से टकराकर वापस लौट जाने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। तथा आने वाली किरण यानी आपतित किरण। आपतित किरण जिस बिंदु पर क्या होती है? आपतित होती है। कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह पर जिस बिंदु पर आपतित होती है वो आपतन बिंदु कहलाता है, तथा जिस सतह पर आपतित होती है वो परावर्तक सतह कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है जी? अभिलंब कहलाता है। तो चलिए फिगर के साथ इसको नोट करिए और इसमें हम कुछ परावर्तन के आगे नियम पढ़ते हैं। चलिए फिगर नोट कर लिए हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण है, ये कितनी डिग्री की कोण पर यहाँ पर आपतित हुई है ये नहीं पता है हमें, तो इसको हम लोग बनाएंगे आई, कि आई डिग्री की कोण पर क्या हुई है? आपतित हुई है। और इस कोण आई को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण डिफिनीशन चाहे तो आप इसका बोल सकते हैं। डिफिनीशन कैसे बोल सकते हैं कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने हुए कोण को आपतन कोण कहा जाता है। थोड़ा इसको रेड कलर से कर दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छा से दिखे। चलिए इसमें हम बात करें कि ईओ कौन सी है, ईओ क्या है, तो ईओ बोलेंगे कि ईओ क्या है? तो आपतित किरण है। ईओ क्या है? आपतित किरण। चलिए हम पूछें कि ओबी क्या है, बता सकते हैं ओबी क्या है? हम कहें कि ओएन क्या है, पॉइंट ओ क्या है, बिंदु ओ क्या है। देखिए तो ओ बी क्या है बताएंगे। ओ बी क्या है? ओ और बी परावर्तित किरण है, टकरा कर वापस लौट जा रही है तो परावर्तित किरण है। ओ एन क्या है? ओ एन आपतन बिंदु पर ये ओ एन क्या है? अभिलंब डाला गया तो क्या बोलेगा, क्या कहलाएगा? अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है बच्चों। चलिए पॉइंट ओ, ये बिंदु ओ क्या है? देखिए जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है वो बिंदु क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। चलिए हम पूछे कि कोण ए ओ एन क्या है? कोण ए ओ एन, कोण ए ओ एन क्या कहलाएगा? कोण ए ओ एन क्या है? तो ये देखिए ये कोण बना कहाँ है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। चलिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने हुए कोण को क्या कहते हैं? ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने हुए कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण, और डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं स्मॉल आर से। आपतन कोण को हम लोग कोण आई से सूचित करते हैं, और यहाँ पर कोण बी ओ एन, कोण बी ओ एन क्या है? कोण बी ओ एन, कोण बी ओ एन के बीच जो कोण बनता है वो कहलाता है आपतन कोण की परावर्तन कोण। परावर्तन कोण उसको क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने हुए कोण को
इस कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। चलिए हम पूछें थोड़ा, एक बार तुरंत बताएंगे सभी लोग फास्ट। इसमें वो क्या है? आपतित किरण। वो भी क्या है? परावर्तित किरण। ओ यानी क्या है? अभिलंब। ओके। कोण ए ओ यानी क्या है? आपतन कोण। कोण बी ओ यानी क्या है? परावर्तन कोण। चलिए, और ये जो सतह, ये वाला जो सतह दिख रही है, कौन सा सतह है? परावर्तक सतह। ये बिंदु क्या है? आपतन बिंदु। आई होप कि समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसको नोट करिए फिगर के साथ पुनः दोबारा। चलिए समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं ये आपके वक्र सतह तथा समतल सतह दोनों सतह के लिए लागू होता है। परावर्तन के दो नियम होते हैं और कहीं भी प्रकाश के परावर्तन की घटना होगी तो ये दोनों नियमों का पालन हमेशा होगा। ये प्रकाश के परावर्तन के नियमों का पालन किस वक्र सतह हो या समतल सतह हो, वक्र सतह या समतल सतह से प्रकाश के परावर्तन की घटना हो रही हो तो वहाँ पर यह नियम लागू होगा। तो ये डायग्राम के बारे में आप तो परिचित हैं, बहुत अच्छा से इसको समझ चुके हैं कि आने वाली किरण आपतित किरण है, टकरा कर वापस लौट जाने वाली परावर्तित किरण है, तथा ये जिस बिंदु पर किरण आकर पड़ी वो बिंदु आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण होता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण होता है। चलिए तो पहला नियम क्या है? तो पहला नियम है आपतित किरण कमा परावर्तित किरण, आपतित किरण कमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही तल या समतल बोल सकते हैं। सभी एक ही समतल या तल का सभी एक ही तल या समतल में होते हैं। देखिए प्रकाश के पहला नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन की घटना में ये जो आपतित किरण है, ये जो परावर्तित किरण है तथा ये आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब है, ये सब एक सरफेस पर, एक प्लेन पर, एक समतल पर हो रहा है। जैसे मानकर चलिए हमारे पॉपी को मान लीजिए प्लेन मिरर का सरफेस हो गया, सतह हो गया। इस पर किरण यू पड़ी और यू टकरा कर यू लौट गई, यू पड़ी और यू टकरा कर लौट जा रही, यू पड़ी और टकरा कर यू गई। तो ये जो भी यहाँ पर घटनाएं हो रही है, जो भी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, ये सब किस प्लेन में? एक प्लेन में, एक समतल में है। तो पहला नियम है, यहीं से याद कर लीजिए कि आप ये देखिए डायग्राम याद रहेगा। पहला नियम डायरेक्ट लिख देना है। ये जितनी भी चीज़ें दिख रही है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होते हैं। ये जिसको फिगर याद रहेगा आसानी से वो लिख देगा जी। याद कर नहीं करना, रटना नहीं है। गलती करते हैं ये लोग जो रटने का प्रयास करते हैं फिजिक्स को। फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स आप 80% 60% यदि फिगर को अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं, समझ कर पढ़ते हैं तो बिल्कुल याद हो जाएगा। इसमें रटने वाला कोई चीज़ नहीं है। चलिए दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि ये जो कोण आई और ये कोण आर, यानी इसको बोलेंगे आपतन कोण के बराबर होता है क्या जी? परावर्तन कोण। दूसरा नियम यही लिख देना है डायरेक्ट। दूसरा नियम शॉर्ट में याद कर लेंगे। कोण आई और कोण आर आपस में क्या होते हैं? बराबर होता है। यानी प्रकाश का परिवर्तन वक्र सतह या समतल सतह, किसी भी सतह से प्रकाश के परिवर्तन की घटना कभी भी कहीं भी होगी तो इन दोनों नियमों का पालन होगा। पहला कि ये सभी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब सब एक ही तल, एक ही समतल में रहेंगे। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे। जितने डिग्री के एंगल पर आपतित किरण इस किसी वस्तु के सतह पर आपतित होगी, उतने ही डिग्री के एंगल का कोण बनाते हुए वो परावर्तित किरण क्या होगी? वापस लौट जाएगी। यानी जितनी डिग्री की अर्थात जितनी डिग्री के कोण पर प्रकाश पड़ेगी उतना ही डिग्री का कोण बनाते हुए प्रकाश वापस लौट कर चले जाएगा।
तो आई होप आप इन सारी चीज़ों को समझे होंगे। हम मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में प्रकाश के परावर्तन की पढ़ लें, वहाँ से आगे के टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।